हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। हम लोगों ने फिजिक्स में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, भौतिक राशियां एवं मापन। उस चैप्टर से रिलेटेड जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम लोग अगले सेशन में करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विराम एवं गति। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कब किसी वस्तु को रेस्ट विराम में कहेंगे या फिर कब किसी वस्तु को मोशन यानी गति में कहेंगे। ठीक है, तो विराम और गति जो है वो एक सापेक्षिक मामला होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, उसके साथ मान लीजिए कि आप मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं, तो आपके साथ साथ बस में कई अन्य लोग भी होंगे और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो काफी हरियाली है, वहां पे आसपास काफी सारे पेड़ पौधे हैं। तो आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि बस में जो आपके साथ अन्य लोग बैठे हुए हैं वो विराम की अवस्था में है। आपको क्या लगेगा कि बस में जो अन्य लोग हैं वो विराम की अवस्था में हैं। ठीक है, लेकिन आप जब बाहर की तरफ देखिएगा, पेड़ पौधों को, सड़क किनारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें देखिएगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे की तरफ गति कर रहे हैं, मतलब मोशन में हैं। तो आपको क्या लगा? पहली बात आपको लगा कि आपके साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो विराम की अवस्था में हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे की तरफ मोशन में हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कि एक आदमी सड़क किनारे खड़ा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उसे क्या लगेगा? उसे ये लगेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो रेस्ट में हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो विराम की अवस्था में है और चलती हुई बस, मतलब कि आप और बस में बैठे अन्य लोग जो हैं वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझे? हम ये समझे कि विराम और गति अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। जैसे आप ही के कॉन्टेक्स्ट, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो आप जो है वो रेस्ट में थे लेकिन पेड़ पौधे मोशन कर रहे थे। लेकिन इसके विपरीत अगर सड़क पे खड़े आदमी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पेड़ पौधे रेस्ट में थे और आप जो है वो मोशन कर रहे थे या बस जो है वो मोशन में थी। तो इस तरह विराम और गति जो है एक सापेक्षिक मामला हो जाता है। अब ये तो हमारा था टॉपिक कि आखिर विराम और गति क्या होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं। तो पहला इसमें है कि दूरी, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए आप जगह ए पे हैं, आप ए कोई प्लेस है और बी कोई दूसरा प्लेस है, तो ए से बी तक जाने में यहां तक आप कुछ लंबाई कवर करेंगे, कुछ लेंथ आप क्या करेंगे? कवर करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि बी पे, बी की जगह उसका घर ही है, ठीक है, तो आपको यहां से उसके घर के पास जाने में क्या लगेगा? कुछ आप मार्ग की लंबाई तय कीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साथ ही अगर बात करें अगला, तो ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसका वैल्यू जो होगा हमेशा धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे क्या कभी ये पॉसिबल है कि कोई अगर कहे कि मैं -5 किलोमीटर चल के उसके घर के पास गया था? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे चल के जाएगा, पर कोई माइनस में चल के कैसे ट्रैवल कर सकता है? ठीक है,
तो दूरी इसलिए हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है और अदिश राशि होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो दूरी हमने समझ लिया। अगला जो है विस्थापन है। ठीक, विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो है ये होता है आपका क्या, कि जो प्रारंभिक स्थान है और जो अंतिम स्थान है, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी को या बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए पे आप खड़े हैं, ए पे आप खड़े हैं और बी पे जो है वो उसका घर है, या फिर वो मिलने के लिए बी पे बुलाई है। लेकिन साथ ही आपको ये क्या कहती है कि आप सीधे रास्ते से नहीं आना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया है, अगर आओगे इस रास्ते से तो ये तुम्हें क्या करेंगे, कूट देंगे। क्या करेंगे? कूट देंगे। तो ये कहता है फिर क्या उपाय है? तो ये कहती है कि एक उपाय है कि तुम एक काम करना, तुम ए से सी पे जाना, सी से फिर डी पे जाना और डी से ई पे जाना, ई से एफ पे जाना और फिर एफ से आप जी पे आना। ठीक है, ऐसे आना। तो ये देखा जाए, यहां मान लीजिए 3 किलोमीटर, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर, ये मान लीजिए 2 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। तो देखा जाए तो ये क्या था, इसका इनिशियल पोजीशन था और ये इसका क्या है, फाइनल पोजीशन है। ये इसका फाइनल पोजीशन है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अंतिम अवस्था और प्रारंभिक, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर यहां देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 3 + 1 4 2 6 1 7 1 8 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 8 किलोमीटर हो जा रहा है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा कि यहां से और यहां के बीच की जो दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब 1 + 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और दूरी में क्या अंतर होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल कवर्ड किया गया डिस्टेंस होता है, टोटल कवर्ड किया गया लेंथ यानी मार्ग की लंबाई, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तीनों आ सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। ठीक है, साथ ही ये क्या होता है, ये सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया विस्थापन। अब बात करते हैं चाल की, स्पीड की। स्पीड क्या है? तो चाल क्या है? चाल जो है वो दूरी और समय का अनुपात होता है, दूरी और समय का अनुपात होता है। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड। ये क्या होता है, ये अदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो LT-1 होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो ये था चाल, स्पीड। स्पीड जो है क्या होता है,
स्केलर क्वांटिटी होता है। अगला जो देखें वो वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, मतलब इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो वेग क्या हो जाता है? विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यह क्या होता है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, और विमा मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ये LT-1 होता है। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट जो है वो आपका स्पीड की तरह है, सिर्फ आपका इसमें क्या डिफरेंस आता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेग वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, यही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। वेग परिवर्तन की दर यही तो हुआ, अंतिम में से क्या होता है? इनिशियल को या प्रारंभिक को हम घटा देते हैं और एक समय से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेट आ जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यह भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो LT-2 होता है, ठीक है। त्वरण की बात करें अगर तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब वेग की दिशा में त्वरण होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और वेग की दिशा के विपरीत होगा तो ये निगेटिव होगा। वेग की दिशा में अगर होगा मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, मतलब क्या कि वो निगेटिव होगा। तो हमने त्वरण समझ लिया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि v जो है वो अंतिम वेग है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, s विस्थापन या फिर दूरी है, और t जो है लगा समय है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन a कांस्टेंट रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि गति के विभिन्न समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकाल सकते हैं, और इससे जो है हम लोग अगर इसमें क्या है, इसमें हमारा 3 वैल्यू है, 4 है, 4 में से कोई 3 गिवन रहेगा तो हम लोग फोर्थ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। जो 3 होता है, पहला क्या होता है? v = u + at। देखा जाए कहां से आया तो यहीं से आया। ये t जो है इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और ये v माइनस क्या होगा? u होगा। अगर ये u इधर आएगा तो u + at हो गया = v। तो इसी से क्या आया? इसके डिफिनेशन से ही हमारा जो है पहला इक्वेशन आता है कि v = u + at। दूसरा जो है s = ut + ½ at², और थर्ड जो है v² = u² + 2as, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटी थी जिसको अभी हमने पढ़ा, और साथ में लास्ट में जो हमने देखा वो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझा, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखने की बात है? पहली चीज इसमें हमें ये ध्यान रखने की बात है कि कौन सी राशि जो है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। पहली चीज, जैसे विस्थापन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, दूरी जो है स्केलर क्वांटिटी है, चाल जो है स्केलर है। तो इस तरह से हमें वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दूसरी चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे चाल का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का भी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये दूरी याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो चलिए अगला जो है वो है वृत्तीय गति। अब कोई वस्तु क्या है, कोई वस्तु या तो स्ट्रेट पाथ कवर कर सकता है या फिर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में हमने देखा था कि चाल होता है, विस्थापन वेलोसिटी होता है। ठीक है, वैसे ही सर्कुलर पाथ क्या होता है वो देखते हैं। सर्कुलर पाथ में होता क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे, मतलब सर्कुलर पाथ पर गति करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एक समान सरल रेखीय गति में जब मतलब कांस्टेंट मोशन जब होता है, कांस्टेंट स्टेट मोशन होता है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट सर्कुलर मोशन होता है उसमें हमेशा एक एक्सेलरेशन जो है वो काम करता है। तो हमेशा उसमें एक एक्सेलरेशन रहता है, किसमें, तो कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में। ठीक है, बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन क्या है, जैसे हमारा उसमें पढ़े थे हमने, विस्थापन पढ़ा था कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम कोणीय विस्थापन की बात करेंगे। तो सर्कुलर पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, एग्जैक्ट तो नहीं बना पर मान लीजिए सर्कल है। इसमें क्या कहता है कि इकाई समय में कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से जितना कोण घूम जाए, प्रारंभिक बिंदु से जितना कोण घूम जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष जितने कोण घूम जाए, मतलब जितना कोण वो ट्रेवल कर जाएगा, जितने कोण वो डिस्प्लेस कर जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको ना तो हम द्रव्यमान के टर्म में हम उसको दिखा सकते हैं, ना ही लंबाई के टर्म में दिखा सकते हैं और ना ही समय के टर्म में दिखा सकते हैं। इसलिए m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। बात करें अगला कोणीय वेग की। कोणीय वेग क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है। जैसे हमने स्ट्रेट मोशन में देखा था वेलोसिटी होता है, वैसे ही यहाँ पे कोणीय वेग देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। मतलब क्या, जब बात एंगुलर की आती है तो मार्ग कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। जब भी एंगुलर की बात आएगी पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु अगर मोशन करेगा तो कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट को हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एंगुलर वेग जो है, एंगुलर ओमेगा जो डेल्टा ओमेगा जो है वो आपका क्या है, कोणीय वेग है, और डेल्टा जो है, डेल्टा टी जो है वो टाइम टेकन है, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा,
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, इसे किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मोशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। साथ ही इसका जो डायमेंशनल फॉर्म, इसके मात्रा की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड होगा। इसके मात्रा की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड होगा। और डायमेंशनल की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो t की पावर -1 हो जाता है। तो इस तरह से कोणीय दूरी में कोणीय वृत्तीय गति में हमने 3 पढ़ा। एक वृत्तीय गति क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, और कोणीय वेग क्या होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि, कोणीय वेग भी सदिश राशि। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और जब बात रेट की करते हैं इसीलिए कोणीय वेग में रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो इसका मात्रक हो जाता है वो रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। ठीक, परिक्रमण काल की बात करते हैं कि परिक्रमण काल होता क्या है। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में पूरा एंगल क्या होगा, ये पाई पाई होता है और ये पाई होता है, मतलब पूरा एंगल क्या है 2 पाई, मतलब वृत्त में टोटल कितना, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को कहते हैं परिक्रमण काल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। मान लीजिए उसका घर कहाँ है, उसका घर बीच में है। ठीक है, उसका किसका, समझ जाइए किसका। ठीक है, उसका घर बीच में है और आप क्या कर रहे हैं कि 14 फेब का दिन है, 14 फेब का शुभ मुहूर्त है, और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके और ऐसे ऐसे आप चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप चक्कर लगा रहे हैं तो जितना पूरा घूमने में जितना टाइम आपको लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिक्रमण काल कहलाएगा। किसका परिक्रमण काल, छोड़िए ये बात। ठीक है, तो परिक्रमण काल क्या कहलाएगा, 360 डिग्री घूमने में जितना समय लगे उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, तो 1 सेकंड में इकाई समय में जो चक्करों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होगा, चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, अब देखिए कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा होता है। टोटल इसमें कितना एंगल होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो हम लोग जानते हैं n क्या होता है, इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो n जो होता है 1 अपॉन टी होता है। तो क्या होता है, अगर हम 1 अपॉन टी के बदले n रख दें तो ओमेगा जो है हमारा 2 पाई n आ जाएगा। ओमेगा जो है हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई n आ जाएगा। तो कोणीय वेग का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 पाई n। ठीक है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v जो है रेखीय वेग होता है, r वृत्त की त्रिज्या, और ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है। ठीक है, तो ये आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सरल मशीन के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा सरल मशीन के बारे में। अभी हम लोगों ने ये 3-4 बातें समझी कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, परिक्रमण काल और आवृत्ति के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या सरल मशीन के बारे में। लीवर क्या होता है और भार क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। ये बेसिक है। क्वेश्चन इससे सिर्फ इतना आता है कि कौन से अदिश राशि है और कौन सा सदिश राशि है। इससे सिर्फ यही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कि इसमें से पूछ लेता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन से है या वेक्टर क्वांटिटी कौन से है। मतलब क्या कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 और उसमें से दे दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए पढ़ते हैं सरल मशीन। चलिए आइए देखते हैं सरल मशीन।
सरल मशीन क्या होता है कि टॉर्क के सिद्धांत पे काम करने वाली ऐसी मशीन जिसका यूज करके हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तोलक लीवर क्या है? लीवर एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लीवर में 3 बिंदु होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। पहला आलम, दूसरा आयास और तीसरा भार। आलम क्या होता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर लीवर का छड़ घूम सके। आयास क्या होता है? जो हम फोर्स लगाते हैं वो आयास कहलाता है, या फिर और भार क्या कहलाता है कि जिस वस्तु पर कार्य किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ऐसे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और इसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम कहें कि आलम क्या कहलाता है? तो वो बिंदु जिसके चारों ओर जो है लीवर का छड़ घूम सके। मतलब ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है, तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? आलम हो गया, फलक्रम हो गया। ठीक है, अब ये हम इस पे जो बल लगा रहे हैं वो क्या हो गया? जो बल लगा रहे हैं उसको हम आयास कहेंगे, और जो एफर्ट और जो इसको काटने के लिए जितना हम बल लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। मतलब जिस वस्तु पे कार्य किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। तो जिस पॉइंट पे घूम रहा है वो आलम, जितना हम लगा रहे हैं वो आयास, और जिस वस्तु पे काम करेंगे वो आपका भार हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं कि उत्तोलक के प्रकार क्या होते हैं। लीवर के टाइप्स ऑफ लीवर कितने होते हैं? तो टाइप्स ऑफ लीवर जो होता है वो आपका 3 होता है। ठीक है, इन 3 टाइप में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है कि किस टाइप में कौन सा बीच में रहेगा वो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे अगर बात करें कैंची की बात करें तो कैंची में जो है वो आलम, मतलब वो पॉइंट जो है बीच में रहता है, और भार और फोर्स जो है वो एक दूसरे के किनारे रहता है। ठीक है, और आलम बीच में रहता है। तो ये कौन सा टाइप हो गया? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा हो जाता है। इसको याद कैसे रखते हैं? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जो हमारा प्रथम टाइप रहता है उसमें बीच में आलम रहता है, दूसरा टाइप जो रहता है उसके बीच में भार रहता है, और तीसरा टाइप जो होता है इसके बीच में बल रहता है। आपको याद क्या रखना है कि एक डायगोनली आप क्या लिख सकते हैं? भार लिख सकते हैं। ठीक है, और भार लिख के फिर जो बीच में आएगा वो आपको याद, उससे आप याद रख सकते हैं। तो प्रथम जो है, प्रथम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैंची हो जाएगा और झूला हो जाएगा। ये प्रथम का एग्जाम्पल हो जाएगा। हैंड पंप भी जो है वो आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में आ जाएगा। इसमें भार और बल, मतलब आयास और इफर्ट के बीच जो है इफर्ट और लोड के बीच जो है फलक्रम आएगा। इफर्ट और लोड के बीच जो है क्या आएगा? फलक्रम आएगा। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आलम, और बल के बीच में क्या आता है? भार आता है। लोड जो है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में आएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन। तीसरा एग्जांपल, थर्ड टाइप ऑफ लीवर जो है ये आपका क्या होता है? आलम और भार के बीच में बल होता है। इसमें स्टेपलर हो जाता है, मनुष्य का हाथ हो जाता है। ठीक है, ये आपका 3 टाइप हो गया उत्तोलक का। ठीक, इसमें एक क्या होता है, एक और चीज है कि मैकेनिकल प्रॉफिट किसका ज्यादा है, यांत्रिक लाभ किसका ज्यादा होता है या किसका कम होता है। तो यांत्रिक लाभ जो है फर्स्ट वाले का जो है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर जो है इसका 1 हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। 1 या 1 से अधिक हो सकता है। 1 या 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरे का हमेशा जो है एक ही होता है। इसका जो मैकेनिकल प्रॉफिट है ये हमेशा एक ही होता है। और तीसरा जो है ये आपका हमेशा 1 से कम होता है। तीसरा जो है हमेशा 1 से कम हो जाता है। क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है कि इनमें से किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है
1 के बराबर आता है। प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तीसरा प्रकार और इनमें से कोई नहीं। आप आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, एक टकाटक आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यांत्रिक लाभ पहला का 1 या 1 से अधिक, दूसरा का 1 के बराबर और तीसरे का 1 से कम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, उदाहरण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैंची जो है वो किस प्रकार का लीवर है या किस प्रकार का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ स्टेपलर ये किस प्रकार का उत्तोलक है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ के और टिक मार दीजिएगा और आपका टकाटक आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा, एक गति और विराम के बारे में समझा, चाल क्या होता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सारी बातों को समझा, गति के समीकरण को देखा, उसके बाद वृत्तीय गति के बारे में बात किए और लास्ट जो हमारा टॉपिक था सरल मशीन, इसके बारे में हम लोगों पढ़े। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स और फिर आगे हम लोग समझेंगे। आज के क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी हो रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होती रहे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।